रूहान बालकनी में खड़ा था। उसने अभी अभी ऑफिस के कपड़े बदले थे और एक कैजुअल ग्रे टी शर्ट और लोअर में था। उसके हाथ में कॉफी का मग था और वह गिरती हुई बारिश को देख रहा था। अविष्का को देखते ही रूहान के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। लेकिन जैसे ही उसने अविष्का के चेहरे पर तनाव और उसकी नम आंखें देखी, उसकी मुस्कान चिंता में बदल गई। उसने कॉफी का मग शायद टेबल पर रखा और तेज कदमों से अविष्का के पास आया। अब इसका तुम कहाँ चली गई थी और तुम भीग गई हो। रुआन ने उसके ठंडे हाथों को अपने हाथ में ले लिया। क्या हुआ? तुम डरी हुई क्यों लग रही हो? अविष्का ने कुछ नहीं कहा। उसने बस रोहन को देखा। उसकी गहरी बुरी आंखें जो हमेशा उसे सुरक्षा का एहसास दिलाती थी। अविष्का का सब्र का बांध टूट गया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और रोहन को कसकर गले लगा लिया। उसने अपने दोनों हाथ रोहन की पीठ पर कस दिए और अपना चेहरा उसके सीने में छिपा लिया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। रोहन एक पल के लिए हैरान हुआ, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी मजबूत बाहें अविष्का के इर्द गिर्द लपेट ली। उसने अविष्का को अपने अंदर समेट लिया, जैसे वह दुनिया की हर मुसीबत को उस तक पहुंचने से रोक रहा हो। मैं यहाँ हूँ, रोहन ने उसके बालों को चूमते हुए धीरे से कहा। मैं यहीं हूँ जान। क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा? आविष्का ने उसके सीने में अपना सिर नामे हिलाया। नहीं, बस बस मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी रोहन। मुझे डर लग रहा था। डर किस बात का? रोहन ने उसे खुद से थोड़ा अलग किया, लेकिन छोड़ा नहीं। उसने अपनी उंगलियों से आविष्का के भीगे हुए बालों को उसके चेहरे से हटाया। तुम्हें खोने का। आविष्का ने उसकी आंखों में देखते हुए सच कह दिया। आज मुझे एहसास हुआ कि दुनिया कितनी मतलबी हो सकती है। रिश्ते कैसे पल भर में बदल जाते हैं। रोहन, तुम कभी नहीं बदलोगे ना? तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे ना? रोहन की आंखों में एक अजीब सी नरमी उतर आई। उसे नहीं पता था कि अब इसका बाहर क्या देख कर आई है, लेकिन वह इतना समझ गया था कि उसे इस वक्त तसल्ली की नहीं, प्यार की जरूरत है। पागल लड़की। रोहन ने मुस्कुराते हुए उसके माथे पर अपना माथा टिका दिया। मैं कहाँ जाऊंगा तुम्हें छोड़कर। मेरी तो दुनिया ही तुम पर शुरू होती है और तुम पर खत्म। लोग बदलते हैं अब इसका, लेकिन हमारा प्यार कोई मौसम नहीं है जो बदल जाए। यह वो आसमान है जो हमेशा वहीं रहता है, चाहे धूप हो या बारिश। रोहन की बातों ने अविष्का के बेचैन दिल को शांत कर दिया। बाहर बारिश का शोर था, लेकिन कमरे में अंदर सिर्फ उन दोनों की धड़कनों की आवाज थी। रोहान की नजर अविष्का के भीगे हुए कपड़ों और उसके कांपते हुए होठों पर गई। माहौल में ठंडक थी, लेकिन उन दोनों के बीच एक अलग ही गर्मी पैदा हो रही थी। तुम भीग गई हो अभी, तुम्हें ठंड लग जाएगी। रोहान ने अपनी आवाज को थोड़ा भारी करते हुए कहा। मुझे फर्क नहीं पड़ता, अविष्का ने फुसफुसाया। उसकी नजर रोहान के होठों पर टिक गई। रोहान ने एक गहरी सांस ली। अविष्का का यह रूप इतना नाजुक, इतना प्यारा, उसे दीवाना बना रहा था। उसने धीरे से अविष्का का हाथ पकड़ा और उसे बालकनी की तरफ ले गया। रोहान, बारिश हो रही है, अविष्का ने कहा, लेकिन उसे मना नहीं किया। मैं जानता हूँ। रोहान ने उसे बालकनी के उस हिस्से में खींचा जहाँ बारिश की बौछारें सीधी आ रही थी। जैसे ही ठंडा पानी उनके ऊपर गिरा, अविष्का सिहर उठी, लेकिन रोहान ने उसे ठंड लगने का मौका नहीं दिया। उसने तुरंत अविष्का को अपनी बाहों में जकड़ लिया। जब वे दोनों पूरी तरह भीग रहे थे, रोहान, ये क्या पागलपन है? अविष्का हंस पड़ी। उसकी हंसी बारिश की बूंदों की तरह खनक रही थी। कभी कभी पागलपन जरूरी होता है, मिसेस रायजादा। रोहान उसके भीगे हुए गाल को छुआ। बारिश में भीगना और अपनी पत्नी के साथ रोमांस करना, ये मेरा बरसों पुराना सपना था। रोहान ने अविष्का की कमर पर अपना हाथ रखा और उसे अपने करीब खींच लिया। उनके शरीर एक दूसरे से चिपक गए। गीले कपड़े उनके बीच की दूरी को मिटा रहे थे। अविष्का को रोहन के शरीर की गर्मी महसूस हो रही थी। मे आई हैव दिस डांस? रोहन ने फिल्मी अंदाज में हाथ बढ़ाया। अविष्का ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। बैकग्राउंड में कोई संगीत नहीं था, बस बारिश की टिप टिप और बादलों की गड़गड़ाहट थी। लेकिन उनके लिए यही दुनिया का सबसे बेहतरीन संगीत था। रोहन ने अविष्का को नचाना शुरू किया। वे धीरे धीरे घूम रहे थे। पानी उनकी पलकों से टपक रहा था। रोहन की नजरों ने अविष्का को बांध रखा था। वह अविष्का को ऐसे देख रहा था जैसे वह कोई इबादत हो।
नाचते नाचते रोहन ने अविष्का को एक डीप किस दिया और उसे अपनी बाहों में झुका लिया। अविष्का के बाल जमीन की तरफ लटक रहे थे और बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं। रोहन उसके ऊपर झुका। तुम बहुत खूबसूरत हो अभी। रोहन ने उसके होंठों के बहुत करीब आकर कहा। इतनी खूबसूरत कि कभी कभी मुझे यकीन नहीं होता कि तुम मेरी हो। अविष्का ने अपनी बाहें रोहन के गले में डाल दी और उसे अपनी तरफ खींचा। यकीन कर लो रोहन, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। अगले ही पल रोहन के होंठ अविष्का के होंठों से मिल गए। बारिश तेज हो गई, जैसे आसमान भी उनके मिलन का जश्न मना रहा हो। बैकिश ठंडा और गर्म, कोमल और जुनूनी, सब कुछ एक साथ था। आविष्कार ने अपनी उंगलियां रोहन के गीले बालों में उलझा दी। दुनिया की सारी चिंताएं, विराट का डर, डैड की नफरत, सब कुछ उस पर एक पल में मिट गया। काफी देर बाद जब ठंड पड़ने लगी, रोहन ने अविष्का को अपनी गोद में उठा लिया। चलो अब और भीगना नहीं, वरना सच में बीमार पड़ जाओगी, रोहन ने कहा और उसे अंदर कमरे में ले आया। उसने अविष्का को धीरे से बेड पर नहीं, बल्कि वॉक-इन क्लोजेट के सामने खड़े बड़े आईने के सामने उतारा। रुको, मैं टॉवल लाता हूँ, रोहन ने कहा। एक बड़ा सा सफेद और मुलायम तौलिया लेकर आया। उसने अविष्का के ऊपर वह तौलिया डाला और बड़े ही प्यार से उसके बालों को पोंछना शुरू किया। अविष्का आईने में देख रही थी। रोहन उसके पीछे खड़ा था। उसका ध्यान पूरी तरह से अविष्का के बालों को सुखाने में था। उसकी देखभाल करने का यह तरीका अविष्का के दिल को पिघला रहा था। रोहन, अविष्का ने धीरे से कहा। हाँ। रोहन ने बालों से नजर हटाकर आईने में अविष्का की आंखों से संपर्क बनाया। अविष्का मुड़ी और रोहन की तरफ चेहरा कर लिया। उसने रोहन के हाथ से तौलिया लेकर नीचे गिरा दिया। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन हवाओं में बिजली दौड़ रही थी। मुझे ठंड लग रही है, अविष्का ने एक मासूम लेकिन प्यार भरी निगाह से कहा, और ये तौलिया मुझे गर्माहट नहीं दे सकता जो मुझे चाहिए। रोहन की सांसें अटक गईं। उसने अविष्का के इशारे को समझ लिया। उसकी आंखों का रंग गहरा हो गया। आर यू श्योर? रोहन ने बहुत ही धीमी, फटी हुई आवाज में पूछा। अभी मैं इंतजार कर सकता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम। अविष्का ने अपने कदम बढ़ाकर उनके बीच की आखिरी इंच की दूरी भी मिटा दी। उसने अपना सिर रोहन के सीने पर रख दिया, जहां उसका दिल किसी हथौड़े की तरह धड़क रहा था। मैं अपनी पूरी जिंदगी इंतजार करती रही रोहन, किसी ऐसे के लिए जो मुझे वैसे चाहे जैसे तुम चाहते हो। अब और इंतजार नहीं, अविष्का ने कहा। रोहन ने अब और कंट्रोल नहीं रखा। उसने अविष्का का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसे शिद्दत से चूम लिया। इस बार किसमें एक भूख थी, एक हक था। उसने अविष्का को अपनी बाहों में उठाया और बिस्तर की तरफ ले गया। कमरे की लाइट्स डिम थी और बाहर की बिजली की चमक बीच बीच में कमरे को रोशन कर रही थी। बिना एक पल गंवाए रोहन ने झुककर अविष्का के होंठों पर कब्जा कर लिया। ये किस धीमा नहीं था, ये जंगली था, भूखा था, जैसे वो दोनों सदियों के प्यासे हों। आविष्कार ने अपना मुंह खोला, रोहन को और गहरा जाने की इजाजत दी। उनकी जीभ एक दूसरे से उलझ गई, एक दूसरे का स्वाद लेते हुए। बारिश की आवाज अब धीमी पड़ गई थी। कमरे में सिर्फ उनकी भारी सांसों और चूमने की आवाजें गूंज रही थीं। रोहन ने अविष्का को अपनी गोद में उठा लिया। अविष्का ने अपनी टांगे रोहन की कमर के इर्द गिर्द लपेट ली। रोहन उसे लेकर बिस्तर की तरफ बढ़ा, लेकिन उसके होंठ एक पल के लिए भी अविष्का से अलग नहीं हुए। उसने अविष्का को मखमली बिस्तर पर लिटाया। अविष्का के भीगे हुए कपड़े बिस्तर को गीला कर रहे थे, लेकिन किसी को परवाह नहीं थी। रोहन उसके ऊपर आया, अपना वजन अपनी कोहनियों पर संभालते हुए, ताकि अविष्का को चोट न लगे। उसने अविष्का के चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम लिया। उसकी आंखों में असीम प्यार और लस्ट का मिक्स था। आज रात कोई कांटेक्ट नहीं, कोई दुनिया नहीं, कोई डर नहीं। रोहन ने अविष्का की आंखों में झांकते हुए कहा, आज रात मैं तुम्हें अपनी रूह में उतार लेना चाहता हूँ। अविष्का, क्या तुम तैयार हो? अविष्का ने अपनी उंगलियां रोहन के भीगे हुए बालों में फिराईं। मैं तुम्हारी हूँ रोहन, पूरी तरह से। मुझे अपना बना लो। उसकी सहमति मिलते ही रोहन ने दोबारा उसके होठों को चूमा, लेकिन इस बार उसके हाथ अविष्का की साड़ी के पल्लू की तरफ बढ़े। रोहन ने बड़ी नजाकत से अविष्का की साड़ी को उसके शरीर से अलग करना शुरू किया। जैसे जैसे कपड़े हटते गए, अविष्का को थोड़ी झिझक महसूस हुई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं,
रोहान रुका। उसने अविष्का की पलकों को चूमा। शर्माओ मत जान, तुम कुदरत का सबसे हसीन तोहफा हो। जब उसने अपनी गीली टी शर्ट उतार फेंकी तो अविष्का ने अपनी उंगलियां रोहान के चौड़े सीने और बाहों पर फेरी। त्वचा से त्वचा का स्पर्श होते ही दोनों के मुंह से आह निकल गई। रोहान ने अपना सिर नीचे झुकाया और अविष्का को चूमना शुरू किया। जब उसके होंठ नीचे की ओर बढ़े, अविष्का की पीठ बिस्तर से ऊपर उठ गई। उसने रोहान के बालों को कसकर पकड़ लिया। रोहान, अविष्का की आवाज में एक तड़प थी। मैं जानता हूँ, मैं भी वही महसूस कर रहा हूँ। रोहान ने उसके कान में फुसफुसाया। कमरे की लाइट डिम थी। सिर्फ बाहर चमकती बिजली की रोशनी कभी कभी उन दोनों के उलझे हुए जिस्मों को रोशन कर देती थी। परछाइयां दीवार पर नृत्य कर रही थीं। जब वे अंततः एक हुए तो वह सिर्फ दो शरीरों का मिलन नहीं था, वह दो टूटे हुए दिलों का जुड़ाव था। दर्द और आनंद की एक लहर उन दोनों के भीतर दौड़ गई। अब इसका के प्यार और स्पर्श ने रोहान को कंट्रोल खोने पर मजबूर कर दिया। आई लव यू अभी, गॉड, आई लव यू सो मच। रोहान ने अविष्का के माथे से पसीना पोंछते हुए कहा। मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, अविष्का ने सिसकते हुए जवाब दिया। घंटों तक वे दोनों एक दूसरे में खोए रहे। जुनून की हदें पार करने के बाद जब तूफान शांत हुआ तो वे दोनों एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए थे, हाँफ रहे थे। चादरें उलझी हुई थी और हवा में उनके प्यार की महक थी। रोहान ने करवट ली और अविष्का को अपनी छाती पर खींच लिया। उसने चादर खींचकर उसके बदन को ढक दिया। अविष्का ने अपना सिर रोहान के दिल के पास रखा, जहां धड़कनें अब धीरे धीरे सामान्य हो रही थी। रोहान ने अविष्का के बालों में किस किया। तुमने मुझे पूरा कर दिया अविष्का। अविष्का ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। और तुमने मुझे जिंदगी दी है रोहान। वे दोनों नींद के आगोश में चले गए, एक दूसरे को कसकर पकड़े हुए। वे नहीं जानते थे कि यह शांति बस कुछ ही पलों की है। वे नहीं जानते थे कि जिस रावत खून की वजह से वे डर रहे थे, उसका सच रायजादा मेंशन की दहलीज पार कर चुका है। अगली सुबह 8 बजे बारिश रुक चुकी थी। आसमान साफ था और एक नई ताजा सुबह हो चुकी थी। अविष्का की नींद खुली तो उसने देखा कि रोहन पहले ही तैयार हो चुका था। वह ऑफिस के लिए अपने 3 पीस सूट में हमेशा की तरह ड्रेसिंग लग रहा था। वह बेड के किनारे बैठा अपने लैपटॉप पर कुछ चेक कर रहा था। अविष्का ने चादर को अपने सीने तक खींचा और मुस्कुराई। गुड मॉर्निंग। रोहन तुरंत मुड़ा। उसकी आंखों में कल रात की चमक अब भी बाकी थी। उसने लैपटॉप बंद किया और झुककर अविष्का के होठों पर एक छोटी सी पेक दी। गुड मॉर्निंग स्लीपिंग ब्यूटी, रात को ठीक से सोई? रोहन ने शरारत से पूछा। अविष्का ने शर्माते हुए अपना चेहरा तकिए में छिपा लिया। जाओ यहाँ से। रोहन हंसा। जाना तो पड़ेगा, आज एक बहुत जरूरी मीटिंग है, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा है। मन कर रहा है बॉस गिरी छोड़ूं और पूरा दिन अपनी वाइफ के साथ यहीं बिताऊं। तो रुक जाओ ना। अविष्का ने उसका हाथ पकड़ लिया। काश मैं रुक सकता, रोहन ने अफसोस से कहा, लेकिन डैड ने एक अर्जेंट बोर्ड मीटिंग बुलाई है और तुम्हें पता है, अगर मैं लेट हुआ तो फिर वह तमाशा करेंगे। मैं नहीं चाहता कि वह फिर से तुम्हें या मुझे कुछ कहें। रोहन खड़ा हुआ। मैं कोशिश करूंगा कि लंच तक वापस आ जाऊं। हम बाहर चलेंगे, सिर्फ तुम और मैं, कोई ड्रामा नहीं, पक्का? पक्का। रोहन ने अपना वॉलेट उठाया। और हाँ, नीचे नाश्ता कर लेना। मैंने कुणाल को बोल दिया है, वह तुम्हें कंपनी दे। लव यू। लव यू टू, अविष्का ने कहा। रोहन कमरे से बाहर चला गया। अविष्का बिस्तर पर लेटी छत को देख रही थी। उसके चेहरे पर एक परमानेंट मुस्कान चिपकी हुई थी। वह बहुत खुश थी। उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन वह नहीं जानती थी कि यह परफेक्शन बस कुछ ही पलों का मेहमान है। रायजादा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज हेड ऑफिस। दोपहर। शहर के बीचों बीच स्थित रायजादा ऑफिस की सबसे ऊपरी मंजिल पर सन्नाटा पसरा था। मिस्टर अधिराज रायजादा अपने आलीशान केबिन में अपनी लेदर चेयर पर बैठे थे। उनके चेहरे की लकीरें कठोर थीं और आंखों में एक अजीब सी बेचैनी। उनके सामने प्राइवेट डिटेक्टिव मिस्टर शर्मा खड़े थे। शर्मा के हाथ में एक ब्राउन रंग का लिफाफा था, जिसे वे बड़ी सावधानी से पकड़े हुए थे। सर, शर्मा ने थोड़ा हिचकिचाते हुए खामोशी को तोड़ा। आपने जो काम सौंपा था वह पूरा हो गया है। अविष्का मल्होत्रा, या यूं कहूं कि आपकी बहू अविष्का की असली पहचान और उसके परिवार का पूरा सच इस लिफाफे में है।
अधिराज ने अपनी सिगार को एस्ट्रे में बुझाया। उनकी आंखों में एक शिकारी जैसी चमक आ गई। तो अधिराज ने सख्ती से हाथ आगे बढ़ाया। क्या राज है उस लड़की का? क्या वह किसी सड़क छाप परिवार से है जिसका नाम बताने में उसे शर्म आती है? मुझे तो पहले दिन से ही उस लड़की की नीयत पर शक था। शर्मा ने लिफाफा मेज पर रख दिया और एक कदम पीछे हट गया। नहीं सर, वह किसी छोटे मोटे परिवार से नहीं है, बल्कि वह एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखती है जिसे आप जिसे आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये सच आपके पैरों तले जमीन खिसका देगा। अधिराज ने भौहें से कोड़ी। उन्होंने झपट्टा मारकर लिफाफा उठाया और बेरहमी से उसकी सील तोड़ दी। उन्होंने अंदर से पेपर्स निकाले। सबसे ऊपर एक जन्म प्रमाण पत्र की कॉपी थी और उसके नीचे एक पुरानी फैमिली फोटो। फोटो में एक छोटी सी बच्ची अपनी माँ की गोद में खेल रही थी और वह औरत कोई और नहीं बल्कि अपराजिता रावत थी। अधिराज की आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके हाथ कांपने लगे, डर से नहीं बल्कि बेतासा खोलते हुए गुस्से से। रावत! उनके मुंह से एक फुसफुसाहट निकली जो अगले ही पल एक खौफनाक दहाड़ में बदल गई। रावत, अपराजिता रावत का खून मेरे घर में, मेरे बेटे की पत्नी बनकर? उन्होंने गुस्से में पूरी फाइल मेज से नीचे फेंक दी। पेपर हवा में बिखर कर पूरे केबिन में फैल गए। धोखा! अधिराज अपनी कुर्सी से उठकर चिल्लाए। इतना बड़ा धोखा! मेरे बेटे को फंसाया गया है। यह उस महेश रावत और उसकी नातिन की सोची समझी चाल है। उन्होंने ही अपनी लड़की को भेजा है मेरा एम्पायर, मेरा परिवार बर्बाद करने के लिए। उनका चेहरा गुस्से से तमतमाकर लाल हो चुका था। उन्होंने तुरंत अपनी सेक्रेटरी को इंटरकॉम पर हुक्म दिया। मेरी गाड़ी निकालो, मैं अभी घर जा रहा हूँ। आज रायजादा मैंसन में वह होगा जो इतिहास याद रखेगा। अब इसका तुमने बहुत गलत इंसान के घर में कदम रखा है। बुदबुदाते हुए अधिराज केबिन से तूफान की तरह निकल गए। उसी ऑफिस की तीसरी मंजिल, बोर्ड रूम। रुहान एक बहुत ही अहम बोर्ड मीटिंग के बीच में बैठा था। वह टेबल के हेड पर बैठा था। उसका ऑरा पूरी तरह से एक सख्त और प्रोग्रेसिव सीईओ का था। प्रोजेक्टर पर प्रेजेंटेशन चल रही थी, लेकिन रोहन का दिमाग बार बार कल रात और आज सुबह की अविष्का की उस प्यारी सी मुस्कान की तरफ चला जा रहा था। अचानक मीटिंग रूम का दरवाजा खुला और रोहन का पर्सनल असिस्टेंट घबराया हुआ अंदर आया। एक्सक्यूज मी सर, असिस्टेंट ने कांपती आवाज में कहा। बड़े सर, मिस्टर अधिराज रायजादा अभी अभी बहुत गुस्से में ऑफिस से निकल गए हैं। उन्होंने सिक्योरिटी से कहा है कि आपको तुरंत मीटिंग छोड़कर घर पहुंचने को बोले। कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी है। रुहान के माथे पर सिलबटें पड़ गईं। डैड इतने गुस्से में घर क्यों गए? अब इसका रुहान का दिल जोरों से धड़का। उसने बिना एक पल गंवाए अपनी फाइल बंद की। मीटिंग डिसमिस, रुहान ने सख्ती से कहा और अपना कोट उठाते हुए सीधे पार्किंग की तरफ दौड़ पड़ा। उसे नहीं पता था कि घर पर क्या होने वाला है, लेकिन उसका दिल किसी अनहोनी की गवाही दे रहा था। रायजादा मेंशन, रात 8 बजे। बाहर हल्की हल्की आवाज चल रही थी। अब इसका घर के बड़े से लिविंग रूम में बैठी थी। आज उसने रुहान की पसंद की डार्क ब्लू रंग की एक खूबसूरत सी साड़ी पहनी थी। वह रुहान के आने का इंतजार कर रही थी। घर का माहौल बहुत शांत था। कुणाल सोफे पर लेटकर वीडियो गेम खेल रहा था और दादी माँ पास ही बैठी चाय पी रही थी। तभी मेंशन का मुख्य दरवाजा इतनी जोर से खुला कि उसकी आवाज से पूरा घर गूंज उठा। अधिराज रायजादा तूफान की तरह अंदर दाखिल हुए। उनकी आंखों में खून उतर आया था। अब इसका उनकी गरजती हुई आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। अब इसका घबराकर खड़ी हो गई। दादी माँ और कुणाल भी हैरान रह गए। डैड, क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? अविष्का ने आगे बढ़ते हुए पूछा। मुझसे दूर रहे लड़की। अधिराज ने अपना हाथ उठाते हुए उसे वहीं रुकने का इशारा किया। अगले ही पल उन्होंने अपने हाथ में पकड़े हुए पेपर्स अविष्का के मुंह पर दे मारे। सारे कागज हवा में उड़ते हुए अविष्का के पैरों के पास गिरे। अपना यह मासूम चेहरा बनाना बंद कर। तेरा खेल खत्म हो चुका है। अधिराज नफरत से फुफकारे। मुझे तेरा पूरा सच पता चल चुका है। तू अपराजिता रावत की बेटी है, महेश रावत की नातिन। अब इसका सन्न रह गई। उसने नीचे पड़े जन्म प्रमाण पत्र को देखा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें इतना भड़कने वाली क्या बात है। हाँ, अपराजिता मेरी माँ का नाम था। अविष्का ने हिम्मत जुटाकर लेकिन कंफ्यूजन के साथ कहा।
लेकिन इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? मेरे ननियाल वालों से, रावत परिवार से आपको इतनी क्या दिक्कत है? मेरी माँ तो सालों पहले गुजर चुकी हैं। दिक्कत? अधिराज पागलों की तरह हंसे। तुम मुझसे पूछ रही है कि मुझे रावत परिवार से क्या दिक्कत है? उस परिवार ने मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान किया है, और अब तू उसी गंदे खून का हिस्सा होकर मेरे घर में घुस आई। मेरे बेटे को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया ताकि तू हमें अंदर से खोखला कर सके। डैड, आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने किसी को नहीं फंसाया। मुझे तो खुद नहीं पता था कि आप रावत परिवार को जानते हैं। अब इसका की आंखों में आंसू आ गए। चुप कर झूठी मक्कार औरत, अधिराज चिल्लाए। एक पल भी और नहीं। तू अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकल जा। गेट आउट ऑफ माई हाउस। डैड, कुणाल बीच में आया। आप ये क्या कर रहे हैं? भाभी ने कुछ नहीं किया है। तू बीच में मत बोल कुणाल, अधिराज ने उसे डांटा। तभी मेन दरवाजे से रोहन हाँफता हुआ अंदर आया। उसने जैसे ही अविस्का को रोते हुए और डैड को उस पर चिल्लाते हुए देखा, उसका खून खौल उठा। डैड, ये क्या तमाशा है? रोहन तेज कदमों से चलकर अविस्का के पास आया और उसे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। अविस्का ने रोहन का कोट कसकर पकड़ लिया और सिसकने लगी। तमाशा मैं नहीं, तेरी ये पत्नी कर रही है रोहन। अधिराज ने नीचे पड़े पेपर्स की तरफ इशारा किया। अंधा हो गया है तू इसके प्यार में। देख ये कौन है। ये अपराजिता रावत की बेटी है, हमारे सबसे बड़े दुश्मन महेश रावत के खानदान का खून। रोहन ने नीचे पड़े पेपर्स को देखा, लेकिन उसकी पकड़ अब इसका पर ढीली नहीं हुई। मुझे फर्क नहीं पड़ता डैड कि अब इसका किसकी बेटी है या उसका ननियाल कौन सा है, रोहन ने शांत लेकिन बेहद खतरनाक आवाज में कहा। मुझे बस इतना पता है कि यह अब मेरी पत्नी है, मेरी मिसेस रायजादा, और आप इससे इस तरह से बात नहीं कर सकते। अतिराज स्तब्ध रह गया। तू इस लड़की के लिए, इस रावत के खून के लिए अपने बाप से जबान लड़ा रहा है। रोहन, तुझे चुनना होगा, या तो तेरा परिवार, तेरी ये रायजादा एम्पायर, या फिर ये लड़की। रोहन ने अविस्का का हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी उंगलियों को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। अगर बात चुनने की है डैड, तो मैं अविस्का को चुनता हूँ। रोहन का फैसला पत्थर की लकीर था। अगर इस घर में अविस्का के लिए जगह नहीं है, तो मेरे लिए भी कोई जगह नहीं है। चलिए अभी, हम यहाँ से जा रहे हैं। रोहन मुड़ा और अविस्का को साथ लेकर जाने लगा। रुको रोहन, पीछे से दादी माँ की भारी और कड़क आवाज आई। सब पलटकर देखने लगे। दादी माँ अपनी छड़ी टेकते हुए आगे आई और अधिराज के सामने खड़ी हो गई। अधिराज, तू अपने उस पुराने जहर को आज मेरे बच्चों की जिंदगी में घोल रहा है, दादी माँ ने सख्ती से कहा। अगर इस घर की बहू इस घर से जाएगी, तो मैं भी इस घर में एक पल नहीं रुकूंगी। मैं भी रोहन और अविस्का के साथ जा रही हूँ। और मैं भी। कुणाल भी रोहन की बगल में आकर खड़ा हो गया। डैड, आप जो कर रहे हैं वह गलत है। मैं भी भाई और भाभी के साथ जा रहा हूँ। हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंट छा गया। अधिराज अपनी जगह पर जमे रह गए। उनका अपना ही परिवार, उनकी माँ, उनका छोटा बेटा और उनका वारिस रोहन, सब उस एक लड़की के लिए उनके खिलाफ खड़े थे। उस लड़की के लिए जिसके खून से वो बेइंतहा नफरत करते थे। अधिराज का सीना गुस्से और धोखे के एहसास से तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। उन्होंने नफरत भरी नजरों से रोहन और अविस्का को देखा। बहुत बढ़िया। अधिराज के होठों पर एक कड़वी खौफनाक मुस्कान आ गई। तुम सबने अपना फैसला सुना दिया ना? तुम सब इस घर से जाना चाहते हो, इस लड़की की खातिर। अधिराज ने अपना कोट ठीक किया और अपनी लाल होती आंखों से सबको घूरा। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अधिराज की आवाज में एक अजीब सा सन्नाटा था, जो किसी बड़े तूफान से पहले होता है। जब तुम सबको मेरी कोई परवाह नहीं है, मेरी नफरत का कोई मोल नहीं, तो ठीक है, तुम सब इसी घर में रहो, अपनी इस रावत बहू के साथ। उन्होंने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। डैड, रोहन ने पुकारना चाहा। मुझे डैड मत बुलाना रोहन, अधिराज ने मुड़कर चिल्लाते हुए कहा। आज से मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। तुम सब इसी घर में रहो, मैं ही ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। अधिराज बिना पीछे मुड़े तेजी से बाहर निकल गए और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चले गए। पीछे छूट गया एक शांत लेकिन टूटा हुआ परिवार। अब इसका फूट फूट कर रोने लगी। उसे लग रहा था कि जैसे उसकी वजह से रोहन का परिवार बिखर गया। रोहन ने उसे कसकर गले लगा लिया, लेकिन उसकी खुद की आंखों में उलझन थी। राजजादा मेंशन रात 8:30 बजे
अधिराज रायजादा के घर छोड़कर जाने के बाद पूरे मेंशन में एक डरावना सन्नाटा पसर गया था। सिर्फ अभिष्का के सिसकने की आवाज इस खामोशी को चीर रही थी। वह वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रोहान भी उसके पास घुटनों के बल बैठा और उसे अपने सीने से लगा लिया। अभी शांत हो जाओ प्लीज, रोना बंद करो, रोहान ने उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा। लेकिन उसकी अपनी आवाज में भी एक भारीपन था। मेरी वजह से मेरी वजह से तुम्हारे डैड ये घर छोड़कर चले गए रोहन। अविष्का ने रोते हुए रोहन का कोट अपनी मुट्ठी में भींच लिया। मैं इस परिवार के टूटने की वजह बन गई। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। आप कहीं नहीं जाएंगी भाभी, पीछे से कुणाल की आवाज आई। अविष्का ने अपनी सूजी हुई आंखों से ऊपर देखा। कुणाल और दादी माँ उनके पास खड़े थे। कुणाल के चेहरे पर हमेशा रहने वाली वह चुलबुली मुस्कान आज गायब थी। उसकी जगह एक मैच्योरिटी ने ले ली थी। कुणाल सही कह रहा है, दादी माँ ने अविष्का के सिर पर प्यार से हाथ रखा। अधिराज के जाने में तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटी। उसके अंदर एक पुराना जहर है जो उसे चैन से जीने नहीं दे रहा। तुम खुद को दोष मत दो। लेकिन दादी माँ, अविष्का ने कुछ कहना चाहा। कोई लेकिन नहीं भाभी। कुणाल ने अविष्का के सामने झुककर उसका हाथ थाम लिया। आपने इस घर में आकर हमें सिर्फ खुशियां दी हैं, भाई को जीना सिखाया है। डैड का गुस्सा उनका अपना है और इसके लिए आप खुद को सजा नहीं दे सकती। हम सब आपके साथ हैं। डैड को जब अपनी गलती का एहसास होगा वो खुद वापस आ जाएंगे। कुणाल की बातों ने अविष्का के दिल को थोड़ी तसल्ली दी, लेकिन अंदर का डर अभी भी कम नहीं हुआ था। दादी माँ ने रूहान को इशारा किया। इसे कमरे में ले जा रूहान, इसे आराम की जरूरत है। रूहान का बेडरूम। रात 9:30 बजे रूहान अविष्का को कमरे में ले आया। उसने उसे धीरे से बेड पर लिटाया और खुद उसके सामने बैठ गया। उसने अपने अंगूठे से अविष्का के गालों पर गिरे आंसू पोंछे। मैं तुम्हें ऐसे टूटते हुए नहीं देख सकता अभी, रूहान ने धीमी और दर्द भरी आवाज में कहा। डैड जो भी कह रहे थे, तुम्हें उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अविष्का ने अपनी नम आंखें उठाई और रूहान की आंखों में गहराई से देखा। तुम्हें मेरे लिए अपने डैड को नहीं छोड़ना चाहिए था रूहान। अविष्का की आवाज कांप रही थी। हमारा रिश्ता हमारा रिश्ता तो बस एक कॉन्ट्रैक्ट था ना, सिर्फ 1 साल का समझौता। फिर तुमने मेरे लिए इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? रोहन की आंखें सिकुड़ गईं। कॉन्ट्रैक्ट शब्द सुनकर उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर सुई चुभो दी हो। तुम्हें अभी भी लगता है कि हमारे बीच सिर्फ एक कागज का रिश्ता है? रोहन ने भारी आवाज में पूछा। अविष्का की आंखों से एक आंसू और छलक पड़ा। मैं नहीं जानती रोहन, मुझे डर लग रहा है। मैंने तुम्हें अपना सब कुछ मान लिया है। मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। लेकिन आज डैड के जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि रिश्ते कितनी जल्दी टूट जाते हैं। अगर अगर 1 साल बाद उस कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने पर तुमने भी मुझे ऐसे ही छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा? मैं तो कहीं की नहीं रहूंगी। अभिष्का का यह डर, उसकी ये इनसिक्योरिटी एकदम जायज थी। उसने अपनी जिंदगी में सिर्फ धोखा देखे थे, पहले अमाया और विराट से, और अब उसे खुद के प्यार पर शक हो रहा था। रोहन ने गहरी सांस ली। उसने अविष्का के दोनों हाथों को अपने हाथों में ले लिया और उन्हें चूम लिया। अविष्का, मुझे नहीं पता कि वह कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है, और सच कहूँ तो मुझे कोई परवाह भी नहीं है। रोहन ने उसकी आंखों में देखते हुए बिना पलक झपकाए कहा। वह सिर्फ एक मजबूरी में उठाया गया कदम था। लेकिन कल रात जो हमारे बीच हुआ वह कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, वह मेरा सच था। तुम मेरी पत्नी हो, मेरी जिंदगी हो, और मैं तुम्हें खुद से अलग करने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता। डैड की नफरत हमारे प्यार को नहीं हरा सकती। अविष्का ने आगे बढ़कर रोहान को फिर से कसकर गले लगा लिया। रोहान के शब्दों ने उसे सुकून तो दिया, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में डैड की वो नफरत भरी आंखें अभी भी उसे डरा रही थी। उनमें से किसी को भी उसे नफरत के पीछे की वजह या फिर रावत परिवार से दुश्मनी की वजह पता नहीं थी, क्योंकि अधिराज रायजादा ने कभी भी इस बारे में खुलकर बात नहीं की। पूरा सच कोई भी नहीं जानता था, लेकिन रोहन ने फैसला कर लिया था कि वह अब इस बारे में पता करके रहेगा। होटल द ग्रेलैंड प्रेसिडेंशियल स्वीट। रात 10:30 बजे शहर के सबसे महंगे होटल के इस आलीशान कमरे में अधिराज रायजादा खिड़की के पास खड़े थे। उनके एक हाथ में क्रिस्टल के गिलास में स्कॉच थी और उनकी नजरें शहर की जगमगाती रोशनियों पर टिकी थी। लेकिन उनके अंदर का तूफान अभी शांत नहीं हुआ था। उन्होंने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई। हाँ मिस्टर रायजादा,
इतनी रात को फोन, सब ठीक तो है? दूसरी तरफ से कंपनी के सबसे बड़े बोर्ड मेंबर मिस्टर खन्ना ने पूछा। अधिराज ने शराब का एक घूंट लिया। उनकी आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई। कुछ भी ठीक नहीं है खन्ना, अधिराज ने ठंडी और कड़क आवाज में कहा। कल सुबह 10 बजे हेड ऑफिस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाओ। मुझे सभी लोग वहां चाहिए। इमरजेंसी मीटिंग? अचानक क्या हुआ? खन्ना हैरान थे। राजदादा ग्रुप के सीईओ रोहन को लगता है कि वह इस एम्पायर का राजा है। अधिराज ने दांत पीसते हुए कहा। लेकिन वह ये भूल गया है कि यह ताज उसे मैंने पहनाया है, और जो ताज मैं पहना सकता हूँ उसे मैं उतार भी सकता हूँ। आपका मतलब? कल की मीटिंग में रोहन के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव पास किया जाएगा। अधिराज ने अपना आखिरी दांव चल दिया था। या तो रोहन उस रावत की लड़की को छोड़ेगा, या फिर उसे रायजादा ग्रुप के सीईओ की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। मैं देखता हूँ कि प्यार उसे पेट भरने के लिए क्या देता है। अधिराज ने फोन काट दिया। उनके चेहरे पर एक क्रूअल मुस्कान थी। उन्होंने अपने बेटे की सबसे बड़ी कमजोरी पर वार करने का फैसला कर लिया था। रायजादा मेंशन में चैन की नींद सोने की कोशिश कर रहे रोहन और अविस्का को अंदाजा भी नहीं था कि कल सुबह का सूरज उनके लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी लेकर आने वाला है। रायजादा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज हेड ऑफिस सुबह 9:30 बजे। शहर के बीचों बीच खड़ी रायजादा ग्रुप की 60 मंजिला कांच की इमारत आज बाहर से जितनी शांत दिख रही थी, अंदर उसके टॉप फ्लोर पर उतनी बड़ी हलचल मची हुई थी। यह फ्लोर सिर्फ टॉप मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए था। यहाँ तक पहुँचने के लिए स्पेशल एक्सेस कार्ड की जरूरत होती थी। कंपनी के सबसे बड़े और आलीशान बोर्ड रूम में आज एक अजीब सी घुटन और टेंशन छाई हुई थी। एसी का टेम्परेचर बहुत कम था, फिर भी वहां बैठे कंपनी के बड़े बड़े शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स के माथे पर पसीना साफ देखा जा सकता था। बड़ी सी ओवल शेप की महोगनी टेबल के चारों तरफ लोग बैठे थे, लेकिन किसी की भी आपस में बात करने या कानाफूसी करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सबकी नजरें टेबल के हेड चेयर पर टिकी थी। उस कुर्सी पर आज रोहन नहीं, बल्कि मिस्टर अधिराज रायजादा बैठे हुए थे। अधिराज ने डार्क ग्रे कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था। उनके चेहरे पर एक बहुत ही सख्त, कोल्ड और खतरनाक एक्सप्रेशन था। उनकी आंखें दरवाजे की तरफ टिकी थी, जैसे किसी शिकारी को अपने शिकार का इंतजार हो। कल रात घर छोड़ने के बाद से वो सोए नहीं थे। उनका ईगो, उनका गुरूर और रावत परिवार के लिए उनकी पुरानी नफरत आग की तरह उनके अंदर जल रही थी। उन्होंने रात भर में ही अपने सारे लॉयल बोर्ड मेंबर्स को कॉल करके ये इमरजेंसी मीटिंग फिक्स कर दी थी। तभी बोर्ड रूम का भारी कांच का दरवाजा खुला। रोहन रायजादा अंदर दाखिल हुआ। उसने डार्क नेवी ब्लू कलर का डिजाइनर बिजनेस सूट पहना हुआ था। उसकी चाल में वही पुराना रुतबा, कॉन्फिडेंस और ऑरा था जो रायजादा ग्रुप के सीईओ में होना चाहिए। लेकिन आज उसकी आंखों के नीचे हल्की सी थकान साफ दिख रही थी। कल रात अविस्का को रोते हुए देखकर और उसे संभालते हुए रोहन भी पूरी रात सो नहीं पाया था। रोहन ने रूम में एंट्री करते ही देखा कि उसकी चेयर पर डैड बैठे हैं। उसने अपनी आईब्रो हल्की सी ऊपर की, लेकिन उसके चेहरे पर कोई सरप्राइज या घबराहट नहीं थी। वो जानता था कि डैड कल रात की हार इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। रोहन शांत कदमों से चलता हुआ अधिराज के ठीक सामने वाली कुर्सी के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने अपने कोट का बटन खोला और आराम से कुर्सी पर बैठ गया। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, रोहन ने अपनी गहरी और पावरफुल आवाज में कहा, जिससे पूरे रूम का सन्नाटा टूट गया। फिर उसने सीधे अधिराज की तरफ देखा। डैड, अचानक से इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग, और वो भी मुझे इन्फॉर्म किए बिना। सब ठीक तो है? अधिराज ने बहुत ही ठंडी और नफरत भरी नजरों से अपने बेटे को देखा। ठीक कुछ भी नहीं है रोहन। अधिराज की भारी और कड़क आवाज पूरे रूम में गूंज गई। आज ये मीटिंग रायजादा ग्रुप के फ्यूचर को डिसाइड करने के लिए बुलाई गई है। एक ऐसे फ्यूचर को बचाने के लिए जो तुम्हारे गलत फैसलों की वजह से खतरे में पड़ गया है। रोहन ने आराम से अपने दोनों हाथ टेबल पर रखे और उंगलियों को आपस में फंसा लिया। उसे डैड का यह ड्रामा बहुत अच्छे से समझ आ रहा था। मैं कुछ समझा नहीं डैड, रोहन ने एक हल्की सी सरकास्टिक स्माइल के साथ कहा। कंपनी के शेयर्स इस वक्त मार्केट में अपने ऑल टाइम पर हाई है। हमारे नए प्रोजेक्ट्स करोड़ों का प्रॉफिट दे रहे हैं।
इन्वेस्टर सब पर आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं। फिर कंपनी के फ्यूचर को लेकर कैसी टेंशन। अधिराज ने अपने राइट साइड में बैठे मिस्टर खन्ना की तरफ इशारा किया। मिस्टर खन्ना कंपनी के सबसे पुराने और मेन शेयर होल्डर थे, जो हमेशा से अधिराज के इशारों पर काम करते थे। मिस्टर खन्ना ने थोड़ा नर्वस होते हुए अपना गला साफ किया। उन्होंने अपनी फाइल खोली और रोहन की तरफ देखे बिना ही बोलना शुरू किया। रोहन सर, खन्ना ने कांपती आवाज में कहा। बड़े सर का और इस रूम में बैठे बाकी बोर्ड मेंबर्स का मानना है कि आपके कुछ पर्सनल डिसीजंस की वजह से, आपकी पर्सनल लाइफ की चॉइस की वजह से कंपनी की रेपुटेशन और इमेज पर बहुत बड़ा रिस्क आ गया है। रोहन का चेहरा पल भर में सख्त हो गया। पर्सनल लाइफ मतलब? बात सीधे सीधे अविष्का पर आ रही थी। साफ साफ कहिए मिस्टर खन्ना। रोहन की आवाज अब ठंडी और खतरनाक हो चुकी थी। गोल मोल बातें करना मुझे पसंद नहीं है, और ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। खन्ना ने डरते हुए अधिराज की तरफ देखा। अधिराज ने आंखों से ही उसे आगे बोलने का इशारा किया। सर, आपकी शादी को लेकर मीडिया में पहले से ही बहुत सारे सवाल थे। खन्ना ने हिम्मत जुटाकर कहा। और अब हमें पता चला है कि आपने जिस लड़की से शादी की है, यानी मिसेस अविष्का, उनका बैकग्राउंड हमारे सबसे बड़े बिजनेस राइवल्स रावत कारपोरेशन से जुड़ा है। वो महेश रावत के खानदान से है। बोर्ड का मानना है कि यह रायजादा ग्रुप के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। कोई भी इन्वेस्टर्स उस कंपनी में पैसा नहीं लगाएगा जिसका सीईओ अपने ही दुश्मनों के परिवार की लड़की को अपने घर में रखे हुए है। रोहन को पूरी गेम समझ आ गई। डैड ने कल रात अविष्का को घर से बाहर निकलने की धमकी दी थी, और जब रोहन ने अविष्का का साथ देते हुए डैड के खिलाफ स्टैंड लिया, तो डैड ने अब रोहन की सबसे बड़ी ताकत, उसके सीईओ की कुर्सी और उसके बिजनेस पर वार किया था। वो रोहन को दुनिया के सामने विलेन और बेवकूफ साबित करना चाहते थे। इसलिए खन्ना ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, आज बोर्ड के सामने आपको लेकर एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है। पूरे रूम में फिर से पिन ड्रॉप साइलेंट छा गया। किसी की जोर से सांस लेने की भी आवाज नहीं आ रही थी। नो कॉन्फिडेंस मोशन? रोहन ने अपनी कुर्सी की बैक रेस्ट पर टिकते हुए बहुत आराम से कहा। इंटरेस्टिंग। तो डैड, आप अपने ही शेयर होल्डर्स का इस्तेमाल करके मुझे मेरी ही कंपनी से निकालना चाहते हैं। ये कंपनी मेरी है रोहन। मैंने इसे अपने खून पसीने से बनाया है। अधिराज अचानक अपनी कुर्सी से खड़े हो गए और उन्होंने दोनों हाथ जोर से टेबल पर मार दिए। और मैं इसे किसी ऐसे इंसान के हाथ में बर्बाद होते नहीं देख सकता जिसका दिमाग एक मामूली सी लड़की के प्यार में खराब हो चुका है। तू भूल गया है कि रायजादा खानदान की इज्जत क्या है। तू अपना रुतबा, अपना एम्पायर, सब कुछ भूल गया है। रोहन भी अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसकी लंबाई और उसका ऑरा अधिराज पर भारी पड़ रहा था। मैं कुछ नहीं भूला हूँ डैड, रोहन ने सीधे अपने पिता की आंखों में देखते हुए कहा। लेकिन आप शायद भूल गए हैं कि पिछले 5 सालों में इस कंपनी का प्रॉफिट 3 गुना किसने किया है। जब आपने मुझे सीईओ बनाया था, तब ये कंपनी सिर्फ इंडिया तक थी। आज इसे ग्लोबल लेवल पर मैं लेकर गया हूँ। ये शेयर होल्डर्स जो आज आपके साथ हाँ में हाँ मिला रहे हैं, इनके बैंक बैलेंस मेरी वजह से भरे हुए हैं। रोहन ने पूरे बोर्ड रूम में बैठे लोगों पर एक नजर डाली। सबने नजरें झुका ली। कोई भी रोहन की बात को झुठला नहीं सकता था। अधिराज ने अपनी मुट्ठी भींच ली। वो जानते थे कि रोहन बिजनेस के मामले में उनसे भी ज्यादा तेज है, लेकिन उनका ईगो उन्हें रुकने नहीं दे रहा था। मुझे तेरी बिजनेस स्किल्स पर कोई शक नहीं है रोहन, अधिराज ने अपनी आवाज को थोड़ा नीचे करते हुए लेकिन उतनी नफरत से कहा। मुझे शक तेरी चॉइस पर है। तू उस रावत खानदान की लड़की के जादू में अंधा हो चुका है। वो लड़की एक दिन तुझे और इस पूरे रायजादा एम्पायर को सड़क पर लाकर खड़ा कर देगी, और मैं जीते जी ऐसा नहीं होने दूंगा। अधिराज ने अपनी उंगली सीधे रोहन की तरफ पॉइंट की। मैं तुझे एक आखिरी चांस दे रहा हूँ रोहन। अधिराज का फैसला पत्थर की लकीर की तरह गूंजा। या तो उस अविष्का को और उसके उस धोखेबाज रावत खानदान को अपनी लाइफ से हमेशा के लिए निकाल दे, उसे आज ही तलाक दे दे और इस कंपनी का सीईओ बना रहे, या फिर इस कुर्सी को, इस पावर को और रायजादा के नाम से मिलने वाली हर लग्जरी को हमेशा के लिए भूल जा। चॉइस तेरी है। सबकी सांसें अटक गईं। सबको लगा कि रोहन रायजादा, जो अपने बिजनेस के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, जो दिन रात सिर्फ अपने काम और अपनी कंपनी के लिए जीता है, वो कभी भी अपना
ये बिलियनियर एम्पायर नहीं छोड़ेगा। एक लड़की के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। इन बड़े लोगों की दुनिया में शादियां और रिश्ते तो वैसे भी बिजनेस डील्स की तरह ही होते हैं। रुहान कुछ सेकंड तक चुप रहा। उसने अधिराज की आंखों में देखा। उन कुछ सेकंड्स में रुहान के दिमाग में अविष्का का चेहरा घूम गया। उसे याद आया कि कैसे अविष्का ने उसे तब संभाला था जब वो पैनिक अटैक में था। उसे अविष्का की वो मासूम हंसी याद आई जो इस पूरे महल जैसे घर में एक रौनक लेकर आई थी। उसे कल रात का अविष्का का वो रोता हुआ चेहरा याद आया जब उसने रुहान से पूछा था कि क्या 1 साल बाद कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर तुम भी मुझे छोड़ दोगे। रुहान को अचानक एहसास हुआ कि अगर आज उसने इस कुर्सी को चुना तो वो सच में बहुत गरीब हो जाएगा। अविष्का के बिना उसकी ये सारी पावर, ये करोड़ों की कंपनी सिर्फ एक खाली डिब्बे जैसी थी। उसने अविष्का को अपना सब कुछ मान लिया था और अब किसी कॉन्ट्रैक्ट या किसी डैड की धमकी की कोई औकात नहीं थी कि वो उन्हें अलग कर सके। रुहान के चेहरे पर एक बहुत ही सुकून भरी और रियल स्माइल आ गई। डैड, आपने मुझे हमेशा सिखाया था कि एक अच्छा और स्मार्ट बिजनेसमैन वही है जो सही वक्त पर सही डील क्रैक करे और अपने फायदे के लिए फैसले ले। रुहान की आवाज एकदम शांत लेकिन बहुत ज्यादा पावरफुल थी। अधिराज के चेहरे पर एक हल्की सी जीत की स्माइल आने ही वाली थी कि रोहन ने आगे बोलना शुरू किया। लेकिन डैड, आपने मुझे ये नहीं सिखाया कि जब बात अपने प्यार, अपनी वाइफ और अपनी असली फैमिली की आए तो वहाँ कोई डील नहीं होती। वहाँ सिर्फ जज्बात होते हैं। अधिराज की स्माइल गायब हो गई। तू क्या बकवास कर रहा है रोहन? मैं बकवास नहीं कर रहा डैड, मैं अपना फाइनल डिसीजन बता रहा हूँ। रोहन ने ऐसा कहते हुए अपनी जेब में हाथ डाला। उसने अपना स्पेशल एक्सेस कार्ड निकाला जो सिर्फ सीईओ के पास होता था। उसने अपने कोट के कॉलर से रायजादा ग्रुप का वो एक्सक्लूसिव डायमंड पिन निकाला जो उसकी पावर का सिंबल था। रोहन ने वो कार्ड और पिन टेबल के बीचों बीच फेंक दिए। उसकी इस हरकत से पूरे बोर्ड रूम में जैसे बम फट गया। अब इसका मेरी वाइफ है, वो मेरी लाइफ है। रोहन ने बिना पलक झपकाए एकदम क्लियर आवाज में कहा। और अगर आप सोचते हैं कि सीईओ की इस कुर्सी से या इन पैसों की धमकियों से आप मुझे डरा लेंगे तो आप बहुत गलत हैं डैड। अब इसका के एक आंसू के लिए मैं ऐसी 1000 कुर्सियां और ऐसा एम्पायर ठोकर मार सकता हूँ। अधिराज शौक में पीछे की तरफ लड़खड़ाए। बाकी सारे बोर्ड मेंबर्स भी हैरान थे कि रोहन ने बिना एक सेकंड का भी वक्त लिए, बिना कुछ सोचे अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। वो करोड़ों की कंपनी छोड़कर जा रहा था। तू बहुत पछताएगा रोहन, अधिराज गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में जोर से चिल्लाए। बिना रायजादा के, इस नाम के और इस पावर के तेरी कोई पहचान नहीं है। तू सड़क पर आ जाएगा। मेरी पहचान मेरे टैलेंट, मेरी मेहनत और मेरे दिमाग से है डैड, आपके इस दिए हुए नाम से नहीं। रोहन ने मुड़कर दरवाजे की तरफ जाते हुए बहुत शांत से कहा। वो दरवाजे के हैंडल को पकड़कर एक पल के लिए रुका और बिना पीछे देखे अपनी गर्दन हल्की सी घुमाकर बोला, और हाँ डैड, कान खोल कर सुन लीजिए, मैं अपनी अविष्का को कभी नहीं छोड़ूंगा। आप अपनी यह कुर्सी, अपनी यह पुरानी नफरत और अपना यह झूठा ईगो अपने पास रखिए। रायजादा ग्रुप को अपना नया सीईओ मुबारक हो। गुड बाय मिस्टर रायजादा। रोहन ने कांच का भारी दरवाजा खोला और वहां से बाहर निकल गया। उसका सिर एकदम गर्व से ऊपर था। उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। उसने आज अपना एम्पायर जरूर खो दिया था, लेकिन उसने अपना प्यार, अपना सुकून हमेशा के लिए जीत लिया था। अधिराज अपनी जगह पर खड़े के खड़े रह गए। उनका सीना गुस्से से तेज तेज ऊपर नीचे हो रहा था। उन्होंने सोचा था कि रोहन कुर्सी के लालच में उनके सामने घुटने टेक देगा और अविष्का को घर से बाहर फेंक देगा, लेकिन उनके बेटे ने उनके मुंह पर करारा तमाचा मारते हुए उनका सब कुछ ठुकरा दिया था। उनका गुरूर आज उन्हीं के बेटे ने तोड़ दिया था। रायजादा मेंशन। उसी वक्त घर में सन्नाटा था। बाहर मौसम थोड़ा खराब हो रहा था और काले बादल छा रहे थे। अब इसका अपने कमरे में फर्श पर बैठी थी। उसके सामने एक बड़ा सा सूटकेस खुला हुआ था और वो अपने कपड़े उसमें डाल रही थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं और लाल हो चुकी थीं। वो लगातार रो रही थी। कल रात से उसके दिमाग में बस डैड की वो नफरत भरी आवाज गूंज रही थी जब उन्होंने उसे घर से बाहर निकल जाने को कहा था। अब इसका को लग रहा था कि वो एक मनहूस लड़की है। जहां भी जाती है रिश्ते टूट जाते हैं। पहले अमाया और विराट ने उसे धोखा दिया और अब उसकी वजह से रोहन का इतना अच्छा परिवार टूट रहा था। बाप और बेटे के बीच इतनी बड़ी दुश्मनी हो गई थी
कि डैड अपना ही घर छोड़कर चले गए थे। मैं रोहन की लाइफ खराब नहीं कर सकती। अविष्का ने गहरी सांस लेते हुए खुद से कहा, हमारा तो वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट था। मैं उसे डैड से अलग नहीं होने दूंगी। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। अगर मैं चली गई तो डैड वापस आ जाएंगे और रोहन की लाइफ नॉर्मल हो जाएगी। वो जल्दी जल्दी अपने कपड़े सूटकेस में ठूंसने लगी। उसे बस रोहन के ऑफिस से आने से पहले इस घर से निकल जाना था। तभी कमरे का दरवाजा जोर से खुला। कुणाल भागता हुआ अंदर आया। भाभी, आप ये क्या कर रही हैं? कुणाल ने सूटकेस देखकर घबराते हुए पूछा। अविष्का ने आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे जाने दो कुणाल। मेरी वजह से इस घर में बहुत प्रॉब्लम हो गई है। डैड मुझसे नफरत करते हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारे डैड और रोहन हमेशा के लिए अलग हो जाएं। आप कहीं नहीं जा रही हैं भाभी। कुणाल ने आगे बढ़कर सूटकेस बंद कर दिया और उसे साइड में रख दिया। आप पागल हो गई हैं क्या? भाई आपको ढूंढते हुए पूरी दुनिया पलट देंगे। और डैड का गुस्सा उनका अपना प्रॉब्लम है, आपका नहीं। नहीं कुणाल, तुम नहीं समझते। अब इसका फूट फूट कर रोने लगी। मैं रोहन के काबिल नहीं हूँ। मैं उसके एम्पायर, उसके बिजनेस के लिए एक रिस्क हूँ। डैड सही कह रहे थे। तभी पीछे से एक बहुत ही गहरी और जानी पहचानी आवाज आई। डैड बिल्कुल गलत कह रहे थे अभिष्का। अभिष्का और कुणाल दोनों ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। रोहन वहां खड़ा था। उसने अपना कोट हाथ में पकड़ा हुआ था और उसकी शर्ट के ऊपर के दो बटन खुले हुए थे। वो हमेशा की तरह डार्क और हैंडसम लग रहा था। लेकिन आज उसकी आंखों में अविष्का के लिए जो प्यार और फिक्र थी, वो किसी भी एम्पायर से बहुत बड़ी थी। रोहन धीरे धीरे चलकर कमरे के अंदर आया और उसने सूटकेस की तरफ देखा। अविष्का उसे देखकर और भी ज्यादा गिल्टी फील करने लगी। उसे नहीं पता था कि रोहन उसके लिए अपना सब कुछ, अपना पूरा बिजनेस एम्पायर हार कर वापिस आ रहा है। रोहन ने अविष्का के पास आकर उसे अपने दोनों हाथों से बाहों में भर लिया। क्या रोहन ने इस बड़े सेक्रीफाइस के बाद अविष्का का वो कॉन्ट्रैक्ट वाला डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? राजआदा मेंशन रोहन का बेडरूम। कमरे में एक भारी शांति छाई हुई थी। अविष्का का चेहरा रोहन के सीने में छुपा हुआ था और वह लगातार रो रही थी। रोहन ने अपनी बाहों का घेरा उसके चारों तरफ और भी कस लिया, जैसे वह उसे दुनिया की हर बुरी नजर और हर प्रॉब्लम से बचा लेना चाहता हो। कुणाल वहीं दरवाजे के पास खड़ा उन दोनों को देख रहा था। उसके चेहरे पर भी अपने भाई के लिए बहुत प्राउड फीलिंग थी। मुझे जानने दो रोहन। अभिष्का ने सिसकते हुए रोहन के कोट को अपनी मुट्ठी में भींच लिया। मेरी वजह से तुम्हारे डैड घर छोड़कर चले गए। मेरी वजह से तुम्हारे परिवार में इतनी बड़ी टेंशन हो गई है। अगर मैं यहाँ रही तो डैड तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। रोहन ने धीरे से अभिष्का को खुद से अलग किया। उसने अपने दोनों हाथों से अभिष्का का आंसू से भीगा हुआ चेहरा पकड़ा और अपने अंगूठे से उसके गाल साफ किए। उसकी आंखों में अभिष्का के लिए इतना गहरा प्यार था कि कोई भी उसे देखकर पिघल जाए। डैड को मुझे माफ करने की जरूरत नहीं है अविष्का। रोहन की आवाज बहुत शांत थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा दर्द भी था। क्योंकि आज मैंने डैड को और उनके उस गुरूर को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया है। अविष्का ने अपनी लाल और सूजी हुई आंखें उठाई। उसे रोहन की बात समझ में नहीं आई। मतलब, तुम क्या कह रहे हो? कुणाल ने आगे बढ़कर एक गहरी सांस ली। भाई ने रायजादा ग्रुप के सीईओ की कुर्सी छोड़ दी है भाभी। डैडी ने उनके सामने शर्त रखी थी कि या तो वो आपको इस घर से निकाल दें या फिर अपना पूरा बिजनेस एम्पायर छोड़ दें। और भाई ने आपको चुना। यह सुनकर अविष्का के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिमाग सुन्न हो गया। वो फटी हुई आंखों से रोहन को देखने लगी। तुमने तुमने मेरे लिए अपनी कंपनी छोड़ दी? अविष्का की आवाज कांप रही थी। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो रोहन रायजादा, जो दिन रात सिर्फ अपने काम, अपनी मीटिंग्स और अपने प्रॉफिट के बारे में सोचता था, उसने एक झटके में सब कुछ खत्म कर दिया। रोहन, तुम पागल हो गए हो। अविष्का फूट फूट कर रोने लगी। तुमने ऐसा क्यों किया? हमारा तो वैसे भी सिर्फ एक वो कॉन्ट्रैक्ट बोलने ही वाली थी कि रोहन ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। शांत, वो वर्ड मेरे सामने कभी मत बोलना अविष्का। रोहन की आंखों में एक सख्त वार्निंग थी, लेकिन उसका टच बहुत सॉफ्ट था। मैंने तुमसे कहा था ना, वो सब सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। मेरे लिए मेरा असली एम्पायर, मेरी असली दौलत तुम हो। वो सीईओ की कुर्सी, वो करोड़ों का बिजनेस मुझे वो सुकून नहीं दे सकता जो मुझे तुम्हारे साथ मिलता है। तुम मेरी वाइफ हो, मेरी लाइफ हो, और अपनी लाइफ को कोई घर से बाहर नहीं निकालता।
अविष्का ने रोहान को इतनी जोर से गले लगाया जैसे अगर उसने रोहान को छोड़ा तो वो गायब हो जाएगा। उसके अंदर का सारा गिल्ट, सारा कॉन्ट्रैक्ट वाला डर आज रोहान के इस एक डिसीजन ने खत्म कर दिया था। रोहान ने साबित कर दिया था कि वो अविश्वास से सच्चा प्यार करता है। दादी माँ भी कमरे के दरवाजे पर आ गई थी। उन्होंने रोहान के सिर पर हाथ रखा। तूने आज साबित कर दिया रोहान कि तू सिर्फ एक अच्छा बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक बहुत अच्छा इंसान और एक सच्चा पति है। मुझे तुझ पर गर्व है मेरे बच्चे। उस रात रायजादा मेंशन में सबने एक साथ डिनर किया। डैड के जाने का दुख जरूर था, लेकिन रोहन और अविष्का के बीच का बॉन्ड अब पहले से भी 100 गुना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अगली सुबह उनके लिए एक बहुत बड़ा मीडिया ड्रामा लेकर आने वाली थी। अगली सुबह सुबह 8 बजे रायजादा मेंशन के बाहर आज गाड़ियों का शोर और लोगों की भीड़ कुछ ज्यादा ही थी। अविष्का किचन में रोहन के लिए कॉफी बना रही थी। तभी हॉल से कुणाल की बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आई। व्हाट द हेल! ये मीडिया वालों का दिमाग खराब हो गया है क्या? अब इसका घबराकर कॉफी का मग वहीं छोड़कर हॉल की तरफ भागी। रोहन भी अपने ट्रैक पैंट और टी शर्ट में सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। हॉल में बहुत बड़ा सा टीवी ऑन था और कुणाल गुस्से में रिमोट दबा रहा था। हर न्यूज चैनल पर बस एक ही ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश हो रही थी। टीवी स्क्रीन पर रोहन की ऑफिस से बाहर निकलते हुए कल की फोटो चल रही थी और नीचे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, ब्रेकिंग न्यूज। रायजादा ग्रुप के सीईओ रोहन रायजादा ने अपनी कुर्सी से दिया इस्तीफा। क्या एक लड़की के लिए बिलियनियर ने खो दिया अपना एम्पायर? रोहन ने गहरी सांस ली। वो जानता था कि बिजनेस वर्ल्ड की इतनी बड़ी खबर मीडिया से छुप नहीं सकती। डैड के किसी बोर्ड मेंबर ने ही मीडिया को यह खबर लीक की होगी ताकि रोहन की इमेज खराब हो सके। लेकिन तभी न्यूज रिपोर्टर ने एक ऐसा सवाल उठाया जिससे अविष्का की धड़कनें रुक गईं। रिपोर्टर टीवी पर चीखते हुए बोल रहा था, दर्शकों, आपको याद होगा कि कुछ महीनों पहले रोहन रायजादा पर गे होने के रूमर्स उड़े थे और अचानक रातों रात उन्होंने एक मिडिल क्लास लड़की अविष्का से शादी कर ली थी। हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि मिस्टर अधिराज रायजादा ने इस लड़की को घर से निकाल दिया है। तो क्या सच में ये शादी सिर्फ एक फेक कवर अप था? क्या यह सिर्फ एक दिखावे की शादी थी जो अब टूट रही है? क्या रोहन रायजादा की असली सच्चाई कुछ और है? यह सुनकर दादी माँ भी शौक में सोफे पर बैठ गईं। अविष्का का चेहरा पीला पड़ गया। रोहन, अविष्का ने कांपती आवाज में कहा, इन लोगों को इन लोगों को फेक शादी के बारे में डाउट कैसे हो रहा है? अगर किसी को कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता चल गया तो तुम्हारा पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। अविष्का का डर एकदम जायज था। मीडिया बहुत बेरहम होती है। वो किसी भी इंसान की इमेज को मिनटों में मिट्टी में मिला सकती है। और वो रिपोर्टर जिस तरह से फेक शादी और गे वाले रूमर्स को वापस उछाल रहा था, वो रोहान के लिए बहुत खतरा था। तभी सिक्योरिटी गार्ड भागता हुआ अंदर आया। रोहन सर, फायर गेट पर बहुत सारे रिपोर्टर्स और न्यूज चैनल वाले आ गए हैं। वो लोग माइक लेकर गेट के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपका और मैम का स्टेटमेंट चाहते हैं। गार्ड ने घबराते हुए कहा। कुणाल ने गुस्से में टेबल पर मुक्का मारा। मैं अभी जाकर पुलिस को कॉल करता हूँ। इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे घर के बाहर तमाशा करने की? नहीं कुणाल, पुलिस को कॉल मत करो। रोहन की आवाज में एक गजब का कॉन्फिडेंस था। सब लोग रोहन को देखने लगे। अगर हम पुलिस को बुलाएंगे या घर के अंदर छुपकर बैठेंगे तो मीडिया को और ज्यादा मसाला मिल जाएगा। रोहन ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, वो लोग सोचेंगे कि हम सच में डर गए हैं और उनकी वो फेक मैरिज वाली थ्योरी सच है। बिजनेस में और लाइफ में जब प्रॉब्लम सामने आए तो भागना नहीं चाहिए, उसका डटकर सामना करना चाहिए। रोहन मुड़ा और अविष्का के पास गया। उसने बहुत ही प्यार से अविष्का के दोनों ठंडे पड़ चुके हाथ अपने हाथों में लिए। अभी रोहन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बाहर बहुत सारे कैमरे हैं, बहुत सारे बेवकूफ लोग हैं जो हमारे रिश्ते पर सवाल उठा रहे हैं। डैड ने मेरी कुर्सी छीनी है, मेरा कॉन्फिडेंस नहीं। मैं आज दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि मिसेज अविष्का रोहन रायजादा मेरी मजबूरी नहीं, मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अविष्का की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें नहीं रोका। रोहन उसके लिए इतना सब कुछ झेल रहा था, तो क्या वो उसके लिए मीडिया का सामना नहीं कर सकती थी? मुझे क्या करना होगा रोहन? अविष्का ने एक गहरी सांस लेते हुए पूछा। रोहन के चेहरे पर वो पुरानी डार्क और हैंडसम वाली स्माइल आ गई। तुम्हें बस मेरा हाथ पकड़कर मेरे साथ चलना होगा और दुनिया को दिखाना होगा कि हम एक हैं। रोहन ने अपना हाथ अविष्का के सामने आगे बढ़ाया।
क्या तुम रेडी हो मेरे साथ इस नए तूफान का सामना करने के लिए? आविष्कार ने बिना एक सेकंड सोचे अपना हाथ रोहन के हाथ में रख दिया। तुम्हारे साथ मैं किसी भी तूफान से टकरा सकती हूँ, रोहन। रोहन ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और कुणाल की तरफ देखा। कुणाल, मेन गेट खुलवा दो, मीडिया को अंदर आने दो। रायजादा ग्रुप का एक्स सीईओ आज अपना पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने घर के गार्डन में करेगा। कुणाल ने प्राउड स्माइल दी। यू आर द बेस्ट भाई। मैं भी सिक्योरिटी को बोलता हूँ। कुछ ही मिनटों में मेंशन का बड़ा सा लोहे का गेट खुला और मीडिया वाले पागलों की तरह कैमरे और माइक के साथ अंदर गार्डन की तरफ भागते हुए आए। वहां फ्लैश लाइट चमकने लगी और रिपोर्टर्स के सवालों का शोर गूंजने लगा। तभी मेंशन का मेन दरवाजा खुला। रोहन रायजादा बहुत ही शान से अविष्का का हाथ पकड़े हुए बाहर निकला। हवा से अविष्का के बाल उड़ रहे थे और रोहन के चेहरे पर एक किलर एटीट्यूड था। दोनों बिल्कुल एक परफेक्ट पावर कपल लग रहे थे। मीडिया वालों का शोर अचानक शांत हो गया। सबको लगा था कि कुर्सी छीनने के बाद रोहन टूट गया होगा, लेकिन वो तो किसी शेर की तरह बाहर आ रहा था। रिपोर्टर्स ने माइक आगे कर दिए। सर, मिस्टर रायजादा, क्या यह सच है? क्या आपने अविष्का मैम के लिए अपनी कंपनी छोड़ दी है? क्या आपकी शादी फेक है? रोहन ने अविष्का को अपनी तरफ थोड़ा और खींचा और मीडिया के कैमरे की तरफ सीधा देखा। आज वो उन सारे सवालों के जवाब देने वाला था। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।